आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री महाविद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का एक टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इससे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, उपकरण और रिएजेंट के बारे में हमने बात की थी। इसके एक भाग में हम डिस्कस किया था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, क्यों काम में ली जाती है। आज के इस टॉपिक में इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया को हम समझेंगे, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे और इस प्रक्रिया का क्या उपयोग है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का हमारा टॉपिक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए सबसे पहले ये एक प्रकार का कास्टिंग ट्रे कहलाती है। इस ट्रे में नीचे की ओर लगी हुई संरचना ग्लास रॉड कहलाती है। इसके सबसे आधार भाग बताओ सपोर्टिंग कॉक पाया जाता है या सपोर्टिंग डेस्क होता है। सबसे पहले इसमें जेल डाला जाता है। जेल डालने के बाद में, क्योंकि इसके नीचे पाई जाने वाली ये लेयर है वो कांच की लेयर है, इस कांच की लेयर पर ऊपरी भाग पर जेल डाला जाता है। जेल जो भी प्रयुक्त करना होता है, जैसे एगारोज है, पॉलीकार्बोनेट है, वो जेल एक निश्चित मात्रा में लेकर के सॉल्यूशन के रूप में इस जगह पर डालते हैं। इसके ऊपरी भाग पर कॉम्ब लगा देते हैं, जिसके कारण इसमें निश्चित प्रकार के कूप का निर्माण हो जाता है। इस जेल को हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये एक प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। जिस स्थान पर हमने कॉम्ब डाले थे उस कॉम्ब वाले क्षेत्र में क्या बनेंगे, इस प्रकार के कूप बन जाते हैं, जिसके अंदर हम वांछित प्रकार के मटेरियल को इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद में इस जेल को, जो कांच की पट्टिकाओं के मध्य होता है, इसमें हम क्या डालते हैं, माइक्रो पिपेट की सहायता से सैंपल डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैंपल ए डाला, इसके स्थान पर सैंपल बी डालेंगे, सी डालेंगे और डी डाल देंगे। सैंपल डालने के पश्चात इस पूरी कास्टिंग ट्रे को बफर विलियन में रख देते हैं। इसमें रखा हमने बफर विलियन में। बफर विलियन डालने के बाद में इस बफर विलियन में क्या डाल दिया आपने, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और उसके बाद में पावर सप्लाई प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही पावर सप्लाई प्रारंभ करेंगे, तुरंत प्रभाव से आपके द्वारा माइक्रो पिपेट से डाला गया आनुवांशिक पदार्थ या प्रोटीन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उत्पादित होता है, उसमें निश्चित प्रकार के खंड पाए जाते हैं। वो अपने आवेश तथा आकार के अनुसार सेपरेट होना प्रारंभ हो जाता है। आवेश के आधार पर यदि आपने सेपरेशन कर रहे हैं, उस स्थिति में इलेक्ट्रोड जो कि 2 प्रकार के हैं, एनोड और कैथोड, तो एनोड की ओर नेगेटिव जाना प्रारंभ करेगा, कैथोड की ओर पॉजिटिव आयंस गमन करना प्रारंभ करेंगे। यदि हम उसको आकार के आधार पर सेपरेट करें तो सबसे अधिक मूवमेंट होगा वो किसका होगा, वो होगा हमारे पास में छोटे आकार का, क्योंकि इस जेल में से जो आकार हैं उस आकार में छोटे वाले ट्रांसफ़र ज़्यादा होंगे, बड़े वाले कम ट्रांसफ़र होते हैं। अब जैसे ही निश्चित समय के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में इस जेल को बाहर निकाल देते हैं और उसको नाइट्रोसेल्यूलोज की पेपर पे रखते हैं। उसके बाद में उसको प्रेस करते हैं, जिसके कारण डीएनए अथवा न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र हो जाता है। जेल से किस में आएंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज पे। तो जैसे इस प्रकार के ये डीएनए घटक हैं। अब हम उसको क्या करेंगे, प्रोटीन बेस के आधार पर इसको स्टेन करेंगे या फिर इथेनियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद में इस नाइट्रोसेल्यूलोज जेल को हम यूवी लाइट के द्वारा उसको देखते हैं, यूवी लाइट के नीचे जो देखते हैं, तो उस स्थिति में
डीएनए यदि है तो वो एक नारंगी रंग की चमकती हुई पट्टिकाओं के रूप में हमें दिखाई देता है। पट्टिका के रूप में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जैसे ये खंड है वो पट्टिका के रूप में दिखाई देता है, इसका मतलब ये वो डीएनए है। इस जो माइक्रोपिपेट के द्वारा हम डीएनए यहाँ पर डाल देते वो अपने आकार या आवेश के अनुसार इस प्रकार से वो अलग अलग हो जाता है। इस प्रकार से एक छोटी सी प्रक्रिया के द्वारा हम डीएनए को पृथक कर लेते हैं। जब हम डीएनए के लिए बात करें तो यहाँ पे इथेनियम ब्रोमाइड से जब विभाजित करें तो वो चमकते हुए नारंगी रंग की या ऑरेंज जैसी संरचना के रूप में दिखाई देता है। और यदि हमने इसको सिल्वर स्टेन से किया है या कॉमर्सिक ब्रिलियंट ब्लू डाई से अभिरंजित किया हुआ है, उस स्थिति में भी वो स्थिति में प्रोटीन की बैंड या ब्लॉट दिखाई देते हैं। तो डीएनए का विजुअलाइजेशन करने के लिए सामान्य तौर पर इथेरियम ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन के लिए किसका करेंगे, सिल्वर स्टेन का करेंगे या कॉमर्सिक ब्रिलियंट ब्लू का अपन यूज करते हैं। इथेरियम ब्रोमाइड और सिल्वर स्टेन के अलावा यदि हम डीएनए के लिए बात करेंगे तो इथेरियम ब्रोमाइड की करेंगे। इथेरियम ब्रोमाइड के अलावा भी कई प्रकार के स्टेन ऐसे होते हैं जिसको डीएनए के को पहचान करने के लिए, डीएनए खंड को विजुअलाइज करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिसके लिए इसमें से सबसे पहला है SYBR ग्रीन फर्स्ट। ये ज़्यादा सस्ता है किसके संबंध में, इथेरियम ब्रोमाइड के बाद, और ये लगभग 25% अधिक उपयोगी है इथेरियम ब्रोमाइड की अपेक्षा। तो इथेरियम ब्रोमाइड के स्थान पर हम किसको यूज़ कर सकते हैं, SYBR ग्रीन फर्स्ट को। SYBR ग्रीन से ज़्यादा सेफ है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये SYBR ग्रीन फर्स्ट की तुलना में कम परिवर्तन प्रदर्शित करता है और टॉक्सिसिटी भी इसकी कम है। तो किसको यूज करेंगे, SYBR को करेंगे। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के ऐसे अभिरंजक हैं, स्टेन हैं, जिसको हम सामान्य तौर पर डीएनए के विजुअलाइजेशन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें कौन सा है, पहला है क्रिस्टल रेड और ऑरेंज जी। तो कुल कितने प्रकार के स्टेन हुए जिसके द्वारा हम डीएनए को स्टेन कर सकते हैं, इथेरियम ब्रोमाइड, SYBR ग्रीन फर्स्ट, SYBR क्रिस्टल रेड और ऑरेंज जी। डीएनए का सेपरेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा संपन्न हो जाता है। तो इस क्रिया के दौरान कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं जो इस क्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सैंपल। जो सैंपल ले रहे हैं, डीएनए का ले रहे हैं या फिर आरएनए का ले रहे हैं, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, उसका द्रव्यमान कितना है, उस द्रव्यमान अनुपात और चार्ज का अनुपात मोबिलिटी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कौन सी मोबिलिटी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेशन हो जाता है तो उसमें प्रयुक्त होने वाले, जैसे इसका सैंपल हैं, अगर वो जेल हैं, जेल मीडिया हैं, या फिर पावर सप्लाई है, बफर विलियन है, इत्यादि प्रकार के ऐसे कारक हैं जो कि इस सेपरेशन क्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पहली बात करते हैं हम सैंपल की। सैंपल पर पाए जाने वाला चार्ज, आवेश और उसका द्रव्यमान का अनुपात हमेशा प्रभावित करता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को। तो डिटेक्ट इट्स इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। यदि उस खंड पर आवेश अधिक है तो हायर द चार्ज ग्रेटर द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। यदि आवेश अधिक है तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी अधिक होगी। लेकिन यदि साइज़ के संदर्भ में बात करें तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होगा, साइज़ अधिक होगी तो इसकी मोबिलिटी कम होगी, साइज़ कम होगी तो उसकी मोबिलिटी अधिक होगी। इसके बाद में इसका शेप की बात करें, आकार की बात करें, तो ग्लोबुलर सब्सटेंस मूव फास्टर देन द फाइब्रस वंस। यदि वो गोलाकार घटक है, गोलाकार खंड है, तो वो रेशेमे खंड की तुलना में सबसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करते हैं। पहला कैसा सैंपल होगा तो फास्टर मूवमेंट होगा। पहला सैंपल जिसके ऊपर आवेश अधिक होगा, छोटे आकार का होगा और गोलाकार संरचनाएं पाई जाएगी। सेकंड जो फैक्टर होता है कहलाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड।
एंड इंक्रीज द पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज द रेट ऑफ माइग्रेशन। जैसे जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी रेट है, रेट ऑफ माइग्रेशन है, वो बढ़ती जाती है। तीसरा जो घटक है वो कहलाता है इसका मीडियम। मीडियम द inert medium can exert absorption or molecule sieving effect on the particle influencing its rate of migration। कौन सा मीडियम? जैसे एगारोज ले रहे हैं अपन या जेल ले रहे हैं। ये इस माध्यम में पाए जाने वाले पोर जो क्रॉस लिंक के माध्यम से बनते हैं, इस पोर की साइज मोबिलिटी को सबसे अधिक प्रभावित करती है। बफर भी इलेक्ट्रोफोरेसिस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे आयनिक स्ट्रेन क्या होता है, यदि आयनिक स्ट्रेन बफर के अंदर ज़्यादा होती है तो वो सामान्य तौर पर छोटे डीएनए खंड के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। यदि आयनिक स्ट्रेन कम है तो उसकी क्रिया से माइग्रेशन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। उस बफर का पीएच डिपेंड करता है उसके आयनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। हमेशा आयनीकरण या आयनीजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। पीएच बढ़ेगा तो हमेशा आयनीकरण कम होगा, पीएच घटेगा तो आयनीकरण बढ़ेगा। जब आयनीकरण बढ़ता है तो वो लाइट मोबिलिटी को प्रभावित करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया का उपयोग क्या है, महत्व क्या है, महत्व के संदर्भ में बात करते हैं। तो पहला सेपरेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पहला डीएनए का सेपरेशन, दूसरा आरएनए का सेपरेशन, तीसरा प्रोटीन का सेपरेशन। तो तीन हम घटकों को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इसके आधार पर ये नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। कभी कभी हम इस चीज़ का यूज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए करते हैं, डीएनए क्लोनिंग करते हैं, डीएनए सीक्वेंस के लिए करते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग भी कर सकते हैं इसके लिए। इसके अतिरिक्त किसके अतिरिक्त डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के अतिरिक्त अमीनो अम्ल, लिपोप्रोटीन, रक्त में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम और एंटीबायोटिक ड्रग को भी हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो मूल रूप से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग विभिन्न मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए किया जाता है। आज के इस टॉपिक में डिस्कस किया है प्रक्रिया और इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की एप्लीकेशन के बारे में। थैंक यू, नमस्कार।